Welcome back, student. Today we will discuss regression analysis, and this is the lecture number 5. And today's topic is regression coefficient. इससे पहले के lectures में हमने regression analysis को discuss किया कि what is regression analysis, what is the meaning of regression analysis, and why it is used, what are the purpose of the study of regression analysis. ठीक, रिग्रेशन लाइन को डिस्कस किया, रिग्रेशन इक्वेशन को डिस्कस किया कि किस तरीके से रिग्रेशन लाइंस ड्रॉ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप के डायरेक्शन और डिग्री के बेसिस पर यू हैव टू ड्रॉ द रिग्रेशन लाइंस इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. वैसे ही सिमिलरली we have to form the regression equations on the basis of the regression lines, because regression equations are the algebraic expression of the regression equations are the algebraic expression of the regression lines. कि regression lines का जो है algebraic expression अगर हम करेंगे, algebraic form में उसको हम लिखेंगे या values को calculate करेंगे तो that will be regression equation. वो भी दो होती हैं, regression equation of x on y and regression equation of y on x. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है regression coefficient. regression lines जो है वो कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की डिग्री और डायरेक्शन को बताती है. रिग्रेशन इक्वेशन के बेसिस पर हम जो है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू गिवन है उसके बेसिस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं. लेकिन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो ये बताता है कि इफ़ अ वेरिएबल इज चेंज्ड विद अ सिंगल यूनिट और विद अ वन यूनिट, दैट व्हाट विल बी द चेंज इन द अदर वेरिएबल. कि अगर एक वेरिएबल की क्वांटिटी में या एक वेरिएबल में हम एक यूनिट से चेंज कर रहे हैं तो उसका में जो उस एक वेरिएबल के जिसमें हमने एक यूनिट चेंज किया है उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइंस इफ़ वी आर मेकिंग चेंज वन यूनिट इन वन वेरिएबल. कि अगर हम किसी एक वेरिएबल की एक यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो रिग्रेशन लाइंस का स्लोप क्या होगा. रिग्रेशन लाइन जो है उसकी जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में क्या चेंज आएगा. तो आप लिख सकते हो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसको मैं लिख देता हूँ, regression coefficient is an algebraic expression, algebraic measurement, not expression, it is a measurement of slope of the regression line, slope of the regression line. This coefficient indicates that if there is a unit change in the value of one variable, then what will be the average change in the value of other variable. In the value of other variable.
देयर आर 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या हो गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज एन एल्जेब्रिक मेजरमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। अब स्लोप कब आएगा, रिग्रेशन लाइंस में जो वेरिएशन है वो कब आएगा, जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, और जब एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर ही पड़ेगा। अगर मान लो कोई एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यू आर मेकिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी अफेक्ट करेगा। तो रिग्रेशन लाइन जो है उसमें फ्लक्चुएट होगी, चेंज होगा, उसका स्लोप जो है वो ऊपर या नीचे हो जाएगा। ठीक, तो वही है कि दिस कोफिशिएंट इंडिकेट्स, ये क्या एक्सप्लेन करता है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट एक्सप्लेन करता है दैट इफ देयर इज ए यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, देन व्हाट विल बी द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में क्या ऑन एन एवरेज क्या चेंज आता है, क्या वेरिएशन होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। रिग्रेशन लाइंस 2 होती हैं, इसी वजह से रिग्रेशन कोफिशिएंट भी 2 होंगे। ठीक, अब क्या होंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। इसमें क्या है, इसमें आप y की वेरिएबल देख, इसका मतलब क्या है, हमने y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है और x को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल माना है, यानी कि y की वैल्यू में चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट x की वैल्यू में क्या होगा, ये हमें मेजर करना है। ठीक है ना, दिस कोफिशिएंट represents that, ऐसे लिखो, this coefficient represent the change in the value of variable x for a unit change in the value of variable y। अब क्या कह रहा है कि हमें इसमें ये देखना है कि अब यहाँ पे क्या हमने माना है, y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है, तो हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू में क्या चेंज होगा। दिस कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फॉर दिस कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, कि अगर y वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट x की वैल्यू पे क्या होगा, कि x की वैल्यू कितने से चेंज होगी, किस रेशियो से चेंज होगी, कितने चेंज होगी, इसको ये बता रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक, अब रिग्रेशन कोफिशिएंट को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग फार्मूला को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वेरियस फार्मूला are used to calculate regression coefficient अब वो क्या क्या फार्मूले होंगे वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर लेना, मैं अब इसको साफ कर देता हूं। ठीक,
फर्स्ट फॉर्मूला है ए, क्या है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड बोथ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, बोथ स्टैंडर्ड डेविएशंस आर गिवन, कि इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिया हुआ है एक्स और वाई का, और एक्स और वाई सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए हुए हैं, तो कौन सा फार्मूला आप लगाओगे। इसको इस तरीके से हम शो करते हैं, बी एक्स वाई, बी स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट और बी एक्स वाई हमने लिखा है, इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक। तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू कोरिलेशन इनटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो दूसरा केस हो सकता है, केस बी, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन ठीक, एंड deviations are taken from actual mean in both series, मतलब सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई, कि एक्स और वाई सीरीज तो दी हुई है लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और हमें डेविएशन निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है किससे, एक्चुअल मीन से, दोनों ही सीरीज में, एक्स में भी और वाई में भी। तो क्या फार्मूला होगा, बी एक्स वाई यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर बाई। क्या फार्मूला लगाओगे, फिर आप फार्मूला लगाओगे बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई। एक थर्ड केस है, थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन and deviations are taken from assumed mean, taken from कि इसमें तो हमने एक्चुअल मीन में से लिया था, इसमें हम मीन एज्यूम कर लेंगे, एक्चुअल मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा बी एक्स वाई इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब एक्स और वाई सीरीज तो गिवन है, लेकिन जो हमने डेविएशंस लिए हैं वो एक्चुअल मीन से ना लेके हमने एज्यूम मीन से लिए हैं। तो ये तीन केस हो गए, इन तीनों केस को आप नोट कर लो, फिर मैं चौथा केस भी बताऊं। तो पहला केस हो गया जब कोरिलेशन भी दिया हुआ है, एक्स और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए हुए हैं, तो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई निकाला क्या,
आर इंटू रियो इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। जब एक्स और वाई सीरीज दिए हुए हैं लेकिन हमने डेविएशन निकाला एक्चुअल मीन से, तो फॉर्मूला होगा बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तीसरा केस है व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन एंड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन नॉट एक्चुअल मीन, तो हमने लगाया बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब चौथा केस है, इन्हें आप वो कर, इनको आप नोट कर लेना, मैं साफ कर देता हूँ। Case D, fourth case, when in place of deviations product moment method is used। कोरिलेशन में हमने पढ़ा था, याद करना, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इज यूज्ड। ठीक, तो क्या लगाओगे आप, बी एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, सॉरी ये बी एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये चारों केस हो गए किसके लिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। सेकंड क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। पहले क्या पढ़ा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, अब क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ये क्या कह रहा है, दिस कॉफी, मैं लिख देता हूँ इसमें भी दो लाइन, दिस कोफिशिएंट represents the change in the value of variable y for a unit change in the value of variable x। कि अगर अब हमने इसमें क्या किया है इसमें हमने अब x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल माना है। यानी कि अब हम देखेंगे कि अगर हम x वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट y वेरिएबल की वैल्यू में किस तरीके से पड़ेगा। ठीक, केस इसके भी चार हैं, वही जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई में थे, तो मैं केसेस नहीं लिखूंगा, मैं चारों फार्मूले इसके लिख देता हूँ। इसे बी एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया था, इसे बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ए केस वही लिखना जो मैंने इस रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई में लिखा था। तो एक फार्मूला आपका होगा बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक, ये पहला केस हो गया। आर क्या है, कोरिलेशन, सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स।
ठीक। बी केस क्या होगा, बी केस क्या बताया था, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन एंड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। बी केस क्या था, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन एंड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। और पहला केस क्या था, व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर गिवन, तब ये लगाएंगे। बी क्या है, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन एंड द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बी बाई एक्स इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। ये हो गया सेकंड केस, ठीक। थर्ड केस क्या बताया था कि व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन बट डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो क्या होगा, बी वाई एक्स इक्वल टू डी वाई एक्स होगा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड केस, ठीक। अब इसका फोर्थ केस ऊपर लिख देता हूँ। फोर्थ केस यही है, व्हेन इन प्लेस ऑफ डेविएशंस प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इज यूज्ड। फोर्थ केस में लिखना यही है, व्हेन इन प्लेस ऑफ डेविएशंस प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इज यूज्ड। मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, केस आप लिख ही लोगे जो हमने पहले लिखे थे उसके बेसिस पर। तो बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका चौथा केस हो गया है। अब आपका रिग्रेशन टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। हमने आज रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी डिस्कस कर लिए हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी जो है दो होते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई में हम देखते हैं कि वाई वेरिएबल में अगर हम चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक्स वेरिएबल पे क्या पड़ेगा, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स में हम देखते हैं कि अगर एक्स वेरिएबल में हम चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वाई वेरिएबल में क्या पड़ेगा। उसके 4 अलग अलग केस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। अब इसका असाइनमेंट आपको सॉल्व करना होगा। आप इस लेक्चर को देखिए, गो थ्रू करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।